अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर हुए तकरीबन 4 महीने हो गए हैं, लेकिन इस आईनी तरमीम से जो जुड़े तनाज़ात हैं ये तो ख़त्म नहीं हुए और ये करीब करीब ख़त्म होते हमें नज़र भी नहीं आ रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद निज़ाम इंसाफ का हुलिया मुकम्मल बदल चुका है। एक तरफ जजेस ख़त लिख रहे हैं, वकला एहतजाज करने का इंदिया दे रहे हैं, दूसरी तरफ इमरान खान ने इस तरमीम की मंजूरी के वक्त गायब रहने पर 6 PTI मेंबरान को पार्टी से निकाल दिया है। ये खबरें हैं कि रुकने कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी को छोड़कर MNA असलम घुमन, रियाज फतियाना, मकदार अली ख़ान और औरंगज़ेब खिजी, इसी तरह सेनेट से सेनेटर्स ज़रका सौरवर्दी और फैसल सलीम को पार्टी से निकाल दिया है। नाजरीन, आपको याद होगा कि जब 26वीं आईनी तरमीम का पूरा प्रोसेस चल रहा था तो PTI ने अपने तमाम अरकान पार्लियामेंट को अगवा बराए वोट से बचाने के लिए KP में पनाह लेने की हिदायत की थी और उन 7 लोगों पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने पार्टी की गाइडलाइंस पर अमल नहीं किया था, बल्कि आईनी तरमीम वाले दिन ये लोग पार्टी से डिसकनेक्टेड हो गए थे। जब आईनी तरमीम पास हो गई तो ये लोग भी मंजर आम पर आ गए और मौक़िफ़ अपनाया कि हम तो खुद छुपे हुए थे। लेकिन PTI समझती है कि इन 7 लोगों ने पार्टी से गद्दारी की। अगर उस रात हुकूमत की नंबर गेम पूरी ना होती तो इन लोगों के वोट दिलवाए जा सकते थे, लेकिन मौलाना मान गए तो उनके वाज़े चेहरे सामने नहीं आ सके। नाजरीन, उस वक्त सबसे ज़्यादा हैरत ज़ैन कुरैशी के नाम से हुई थी कि जिनके वालिद यानी शाह महमूद कुरैशी पिछले 1.5 साल से पार्टी नज़रिए की खातिर जेल काट रहे हैं, उनका बेटा कैसे हुकूमत के साथ मिल सकता है? और क्या यही वजह है कि ज़ैन कुरैशी को इसीलिए ढील मिल रही है क्योंकि शाह महमूद कुरैशी के बेटे हैं? ऐसे में सवाल उठता है, जब सब पर इल्ज़ाम एक जैसा है तो सिर्फ ज़ैन कुरैशी को छूट क्यों? ये फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब चंद दिन पहले ही पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर शेर अफजल मरवत को PTI से एक्सपेल किया गया, जिसके बाद पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात की खबरें सामने आईं जो हमेशा से आ रही हैं। तो कि 2 ग्रुप्स पार्टी में फैसले करवा रहे हैं, एक वकला का ग्रुप है तो दूसरा सियासतदानों का है। बज़ाहिर वकला ग्रुप ने सियासी ग्रुप को कॉर्नर यानी कहते हैं ना खुडे लाइन लगा के रखा हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ पहले खुद को इकट्ठा कर पाएगी या सारी अपोजिशन जमातों को साथ मिलाएगी? PTI के वकील रहनुमा फैसल चौधरी के मुताबिक इमरान खान ईद के बाद एहतजाजी तहरीक चलाना चाहते हैं। फैसल चौधरी की तरह साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी भी पुरुमीद हैं कि रमज़ान से पहले या बाद में हमारा JUI से अलायंस बन जाएगा। सवाल ये है कि फवाद चौधरी तो PTI को अपना मानते हैं, PTI उन्हें ऑन करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? कल मेरे ही प्रोग्राम में मरकज़ी सेक्रेटरी शेख वकास अकरम ने, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो मेरे प्रोग्राम में थे। उनसे जब फवाद चौधरी साहब के हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा देखिए। शुएब शाहीन को PTI वाले से लड़ा है, वहाँ पे किसी PTI के मौजूदा उहदेदार ने, जिम्मेदार ने या किसी वर्कर ने उसको मारा है, या उससे लड़ाई हुई है या उससे बदतमीजी की है। नंबर 1। नंबर 2, हमारे भाई है शेर अफजल साहब, उनको खान साहब ने एक्सपेल किया, मैंने या आपने, या किसी और ने तो नहीं किया। मतलब कि PTI ये मानने को तैयार ही नहीं है कि फवाद चौधरी साहब का PTI से कोई ताल्लुक है। गुज़श्ता रोज़ इसी मुद्दे पर फवाद चौधरी और शुएब शाहीन के दरमियान एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया कि फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को थप्पड़ मारा। फवाद चौधरी को गुस्सा शुएब शाहीन के उस बयान पर आया था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान ने फवाद को भगौड़ा कहा है, जबकि फवाद चौधरी कहते हैं कि मैंने खुद खान साहब से पूछा था मगर उन्होंने इनकार किया कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर उस झगड़े के बाद खबर आई, बल्कि फवाद चौधरी साहब ने खुद कहा कि इमरान खान के हुक्म पर दोनों की सुलह हो गई है, लेकिन शुएब शाहीन कह रहे हैं कि ये सुलह ना हुई है ना कभी होगी। ये सारा मामला क्या है? सियासी इख्तलाफात से ये बात हाथापाई तक कैसे पहुंची? क्या वाकई सुलह हो गई है? अगर सुलह हो गई है तो शुएब शाहीन मानने को तैयार क्यों नहीं है? इसी पर मैं बात करूंगी साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपका। बड़े एग्रेसिव तरीके से कभी कभी आप खबरों में इन रहते हैं। ये शुएब शाहीन वाला वाकया कैसे पेश आया? ये नौबत यहाँ तक क्यों पहुंची फवाद साहब? बस कोई नहीं, आपने अपने इंट्रो में बता ही दिया, वैसे ही पहुंची, खत्म हो गई बात, आगे चलते हैं। नहीं, आप बात तो आपकी तरफ से खत्म होगी। शुएब शाहीन साहब से जब बात करते हैं वो कहते हैं ना सुलह कभी हुई ना होगी। कोई बात नहीं है, चले कोई बात नहीं, उनको गुस्सा होगा, जाहिर है, ठीक हो जाएगा। लेकिन गुस्से का इजहार तो सबसे पहले आपने किया। हाँ सही बात, हो जाते हैं, कोई बात नहीं, 4-5 साल में 2-3 वाकयात तो हो ही जाते हैं, ऐसी कौन सी इसमें बात। तो आपने बाकायदा उनसे माफ़ी तलाफी की या सॉरी बोला कि मैं गुस्से में था, कुछ ऐसा हुआ? कर लेंगे, कोई इशू नहीं। अच्छा, कर लेंगे। बहरहाल अभी पाकिस्तान के इश्यूज बड़े हैं, इसके ऊपर क्या टाइम जाया करना, ये तो ऐसी छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। नहीं फवाद, जब पार्टी में इतना ज्यादा डिवीजन होगी और लोग आपस में ही लड़ेंगे तो कोई डिवीजन नहीं है,
कोई डिवीजन नहीं है। आप वैसे पीटीआई चूंकि फोकस में ज्यादा होती है, वरना जावेद लतीफ साहब ने अभी जो बातें कही हैं शेखुपुरा में, उसके बाद जो इस वक्त हमजा शहबाज जिस किस्म की लाइन लेके बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब जिधर हैं और मरियम किधर हैं और बाकी किधर हैं, वो आप एमएनए उनका नून लीग चूंकि उसकी पॉलिटिकल हैसियत उस तरह नहीं रही, अदरवाइज वहाँ पे जितने इख्तिलाफ हैं पीटीआई में तो उसके अशीर भी नहीं है। और जो पीपल्स पार्टी में आप देखें जितनी ग्रुप बंदी है, वो इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है, वो बात ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन इस टाइम चैलेंज भी तो पीटीआई के लिए ज्यादा है ना फवाद। घर में लड़ाई हो तो आप बाहर के दुश्मन से तो आप निपट नहीं सकते। इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कोई देखे ना, पीटीआई का क्राइसिस जो है वो एक्चुअल तो ये है ना कि पीटीआई का काडर जो है वो एस्टैब्लिशमेंट ने जोर जबरदस्ती से खत्म किया है या करने की जो कोशिश की है, उसके नतीजे में, और इमरान खान जेल में है, तो ये जो सूरत हाल बनाई है पीटीआई के अंदर, उसकी वजह से एक जो है वो लगता है क्राइसिस, वरना कोई क्राइसिस नहीं। देखिए ना, क्राइसिस तो इसलिए नहीं है कि हतमी फैसला इमरान खान करते हैं। जो इमरान खान फैसला करेंगे, पूरा तरीके इंसाफ, पूरा पाकिस्तान इस वक्त जो है वो उनके फैसले पे चलता है, और इमरान खान के का नफ्स पे हाथ है पाकिस्तान के लोगों की, इसलिए ये कोई क्राइसिस नहीं है। तो आप तो हमेशा से पीटीआई को अपने साथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि मैं हमेशा से इमरान खान के साथ था, पीटीआई मेरे साथ है, मैं पीटीआई के साथ हूं, लेकिन शेख वकास अकरम साहब सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उन्होंने कल भी डिसऑन किया। वो कहते हैं आप मुझे बताएं, जब मैंने पूछा कि पीटीआई में ये सब क्या हो रहा है, तो कहते हैं वो पीटीआई के किसी बंदे ने मारा था। मैंने फिर कहा, मैंने कहा वो तो कहते हैं नहीं, आप मुझे बताएं पीटीआई के किसी बंदे ने मारा था। वो तो आपको पीटीआई के साथ जोड़ने के लिए कोई तैयार ही नहीं। देखिए इसमें क्या बात है, वकास अकरम साहब जो है वो पहले हर 4 साल बाद जो है वो दूसरी पार्टी में हो रहे होते हैं, और इसी तरीके से ये फेजेस हैं, चलती रहती हैं। उसमें क्या है, शेख वकास अकरम बेचारे का पीटीआई से क्या ताल्लुक है? वो तो अभी मेरे ख्याल 8 महीने हुए होंगे पीटीआई, वो जानते भी नहीं, और वो ठीक कह रहे हैं, वो नहीं जानते हमें कि हमारा पीटीआई से क्या ताल्लुक है। वो तो वर्कर्स को नहीं जानते। जब वो बने हैं, वो पेशावर से नीचे तशरीफ लाएंगे जिस दिन, तो किसी से किसी मुलाकात होगी तो उनको पता चलेगा ना कौन पीटीआई में है कौन नहीं है। उनको नहीं पता कौन है कौन नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि जब खान साहब बाहर आएंगे तो खान साहब पीटीआई के चेहरे बहुत हद तक बदल जाएंगे, आप ये समझते हैं? बहुत लोग चेंज होंगे, जाहिर है कि ये लोग तो बहुत हैं जिनमें तो मतलब इंक्लूडिंग वकास अकरम, ये तो इमरान खान को जानते ही नहीं है, ना इमरान खान उन्हें जानते हैं। सो ये तो ऐसे ही इस वक्त एक चूंकि फेज है जिससे हम गुजर रहे हैं, सो वो उस फेज की वजह से चूंकि एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत जो है वो उसकी तवज्जो ये है कि जो असल लोग हैं तरीके इंसाफ के, वो पार्टी में ना हो, और उसकी वजह से जो है वो टेम्परेरी फेज के तौर के ऊपर ऐसे लोगों को लगाया गया है जिनकी वो अहमियत और हैसियत नहीं है कि उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हों, उन्हें उठाया जाए, किया जाए। मतलब आप बताइए ना कि इन सारे लोग जो हैं ये तो 1 घंटा भी कभी जेल में नहीं रहे, इनके ऊपर कोई पर्चा नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ। तो ये तो एक टेम्परेरी फेज है जिसकी वजह से ये पार्टी लीडरशिप छोटी मोटी जो इंस्टॉल की गई है। तो टेम्परेरी फेज है, टेम्परेरी लोग हैं, तो ये बात दुरुस्त है शेर अफजल मरवत साहब की भी कि उनको भी फंसाने वाले या खान साहब के कान भरने वाले, और जो खान साहब के कानों में बाकायदा उनके अल्फाज से खुसर पुसर करता है जाके खान साहब उनकी बातों में आ जाते हैं। 10 वकील मिलने के लिए जाते हैं, एक ने केस लड़ना होता है, 9 बाकी जो है ना वो खुसर पुसर करने जाते हैं। तो इससे तो ये जाहिर होता है कि जो वुकला का ग्रुप है वो बहुत भारी है, सियासी लोगों को तो खुड्डे लाइन लगा दिया वुकला ने। देखिए उसका इमरान खान को जाहिर है उनका एक्सेस नहीं है लोगों तक, फुल इंफॉर्मेशन तक उनको नहीं पहुंचती है ना। तो फिर जो आदमी जिसका एक्सेस है वो जाके अपनी बात कर लेता है, तो इस हद तक तो ठीक है। अफजल मरवत साहब की बात जो है वो इस हद तक तो ठीक है, लेकिन देखिए ना इमरान खान को जानते वो भी नहीं है। इमरान खान जो है वो बहुत एक जो है वो समझदार शख्सियत है, वो लीडर है, उन्होंने पाकिस्तान चलाया है, सो उनको पता है किस शख्स का कितना वजन है, किसको कितना वजन देना है। तो मुझे पता है कि इमरान खान की जो डिसीजन मेकिंग है वो उतनी वो कैजुअल नहीं है जितनी वो बता रहे हैं, तो जो वो उनकी गलतफहमी है लेकिन कोई नहीं, मैंने जिस आपको अर्ज किया ये एक टेम्परेरी फेज है। ये लोग हैं जो भी आए हैं, खान साहब इनको नहीं जानते, ये खान साहब को नहीं जानते। सो अल्टीमेटली पार्टी में जो पुराने लोग हैं वो वापस आएंगे और ऑब्वियसली वो रिप्लेसमेंट्स जो हैं वो होंगी। और ये सब कुछ तब होगा जब इमरान खान बाहर आएंगे। तो इमरान खान के बाहर आने की क्या चांसेस हैं? मैं आपकी देखिए पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल में तो खान साहब को भी ले लेना चाहिए, क्योंकि देखिए ना ये लीडरशिप 2-2.5 साल से इस पे रिलायंस है लेकिन ये नहीं कर पा रही।
और आज इमरान खान को तकरीबन 570 दिन हो गए हैं जेल में। तो मुसीबत ये है कि इनके पास कोई प्लान, ये देखिए ना शाजिया, आप हैं, हम लोग हैं, ये तो एक तज्जिया रोज का रोज होता है ना। आपने जो कल तज्जिया किया वो आज आप नहीं कर सकती। सो रोजाना के वाकयात के ऊपर रोजाना की हिकमत अमली चाहिए। तो अगर आप इमरान खान तक एक्सेस महदूद है तो बाहर की लीडरशिप में ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो रोज के वाकयात के ऊपर अपनी नई स्ट्रैटेजी बना सके, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा फुकदान है। और जाहिर है कि तहरीक इंसाफ का जो क्राइसिस है वो इसी वजह से है कि बाहर की लीडरशिप जो है उसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ही महदूद है। तो जो तहरीक चलाने की भी बात कर रहे हैं, कल आपके भाई फैसल चौधरी साहब ने भी बात की कि ईद के बाद हम तहरीक चलाएंगे, तो ये सोलो फ्लाइट की तहरीक तो बड़ी चला ली और ये नाकाम ही हुई। और अब जिस ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की बात कर रहे हैं और मौलाना साहब मिल भी रहे हैं, आपसे भी आज मौलाना साहब की बात हुई, मुलाकात बल्कि हुई, क्या बातचीत हुई? जी, आपसे कुछ देर पहले ही मेरी मौलाना साहब से बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है। और आपको शायद पता है कि मैं तो आपके प्रोग्राम में और कितने तवील अरसे से इस बात के ऊपर जोर दे रहा हूँ कि जब तक अलायंस नहीं होगा आप एक इफेक्टिव पब्लिक मूवमेंट जो है वो नहीं चला सकते। और जो PTI के और JUI की दूरियां थी, लेकिन देखें आपको याद होगा कि बेनजीर भुट्टो भी जब भी हुकूमत से अपोजिशन में गई हैं उन्होंने फौरन नया अलायंस बनाया। हाँ। अलायंस की एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है और आप इनफरादी लड़ाइयाँ अकेले लड़ते हैं, सियासी लड़ाइयाँ तो ग्रुप धड़ों में लड़ी जाती हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इस हुकूमत में जाने को तैयार नहीं है। हालांकि हुकूमत ने बड़ी कोशिश की है उनको लेने की साथ, और लेकिन वो समझते हैं कि इस वक्त अवाम में और इस हुकूमत में फासला इतना ज्यादा है कि अगर वो इस हुकूमत का हिस्सा बनते हैं तो वो सियासत को शदीद नुकसान पहुंचाए, उनकी सियासत को शदीद नुकसान पहुंचेगा। लिहाजा वो अपोजिशन के साथ जाना चाहते हैं। और जो कैटेगोरिकली उन्होंने आपसे आज ही मुलाकात में कहा कि वो इस अपोजिशन के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन फिर क्या बैरियर है PTI के साथ चलने में? ऑब्स्टिकल क्या है? बैरियर जो है ना वो देखें 2-3 चीजें हैं। एक तो एक जनरली PTI में और JUI में बड़ी मुखासमत रही है और आपको पता है पुराने बयान उनके भी आ जाते हैं, इनके भी आ जाते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा नीचे कारकुनों को भी एक थोड़ा आपको चाहिए कि कूलिंग ऑफ पीरियड दें, जो काफी जो है हद तक अब चीजें मामला बेहतर हो गए हैं। दूसरा उनका शिकवा है और जो मैं समझता हूँ उनका जायज है कि जो PTI की लीडरशिप में मसलन आप देखिए ना, PTI ने कहा था कि हम कभी नून लीग से पीपल्स पार्टी से बात नहीं करेंगे, फिर अचानक सुबह पता चला जी कि वो तो मीटिंग शुरू हो गई है। फिर आपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 26वीं, उसका ड्राफ्ट मौलाना कहते हैं कि वो तो PTI मेरे पास लेके आई थी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाने का, तो अब उसके बाद आपने आखिर में जो है वो उनको छोड़ दिया। सो मौलाना की ख्वाहिश ये है कि जब भी PTI का इस किस्म की कोई चेंज ऑफ पॉलिसी हो तो पहले उन्हें एतमाद में लिया जाए, और इसी तरह से JUI की कोई चेंज ऑफ पॉलिसी हो तो वो PTI को और बाकी पार्टियों को एतमाद में लेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मेरा ख्याल है स्टेप था और काफी हद तक चीजें अब स्ट्रीमलाइन हो गई हैं इंशाल्लाह। हाँ, तो ऐसा तो होता है ना, आप देखें ना जरदारी साहब के बारे में शहबाज शरीफ साहब क्या क्या जबान इस्तेमाल करते थे, लाड़काना की सड़कों पर घसीटूंगा, बीबी के बारे में किरदार कुशी तक की गई। तो आज अगर वो बैठे हुए हैं और बैठ जाते हैं हमेशा इकट्ठे, तो ये भी तो बैठ सकते हैं। नॉट पॉसिबल, कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। बिल्कुल आपने सही बात कही है, ऐसे ही होगा। और बैठ ऑलमोस्ट सारे जो रुकावटें हैं, मेजर रुकावटें दूर हो गई हैं। अब छोटी मोटी जो कुछ चीज़ें रह गई हैं वो हम पूरी कर लेंगे इंशाल्लाह। और वो हम अभी इमरान खान साहब से जो मुलाकात होगी अगले 2 दिनों में, तो उसमें वो क्लैरिटी भी आ जाएगी मजीद। और मौलाना के साथ ही JUI और PTI और शाहिद खाकान अब्बासी साहब की अवाम दोस्त पार्टी, महमूद अचकज़ई साहब, इनके दरमियान तो मामला काफ़ी हद तक हल हो गए हैं। अब GDA और जमात इस्लामी को भी हम चाहते हैं कि वो भी इस अलायंस का हिस्सा बने, तो अब उनके ऊपर एफर्ट करेंगे। आप यकीनन एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं मौलाना को और PTI को करीब लाने में, लेकिन इसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर PTI में आपकी एक जगह जो थी वो बन जाए, PTI के लोग फवाद चौधरी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, तो आप और अच्छे तरीके से PTI के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर मौलाना से बात कर सकते हैं। तो इसके लिए आप कब कोशिश करेंगे? जाहिर है आप कहते हैं कि इमरान खान का मैं बंदा हूं, लेकिन इमरान खान तो जेल में है, बाहर तो PTI के लोगों ने मौलाना साहब से मिलना है और वो PTI को तो आपके साथ चलने को तैयार नहीं है। फवाद नहीं, PTI में तो इमरान खान ही है ना, तो मैं जिस आपको अर्ज किया कि मेरी जाहिर है कि खान साहब
फैसला जब भी करते हैं वो करेंगे, अपनी मर्जी से ही करेंगे जाहिर है, लेकिन इसका नुकसान पीटीआई को ही हो रहा है। मेरे जैसे लोगों का ना होना पीटीआई को नुकसान हो रहा है ना। मतलब देखिए ये जो लोग हैं इनका तो ये तो ना किसी को जानते हैं, ना उनको पता है कि करना क्या है, कैसे चलना है, आगे चलना है। तो वो तो नुकसान जो है वो पीटीआई को हो रहा है, लेकिन वो जाहिर है खान साहब ने खुद ही देखना है कि कब वो बेहतर समझते हैं। फवाद, यहाँ पर वक्त बदलते देर नहीं लगती है, आपको भी पता है पीटीआई की हुकूमत ठीक ठाक चल रही हमसे ज्यादा किसको पता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब अदम एतमाद आई, देखें इत्तेहादी एमक्यूएम जैसे उधर जाकर मिल गए, अगर ये ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बन जाता है तो ये सिचुएशन दोबारा हो सकती है। जिस तरह पीटीआई को टफ टाइम मिला, ये उधर भी गेम उल्टी हो सकती है। चलिए देखिए, पाकिस्तान के अंदर अगर आप मुझसे पूछें तो सच्ची बात यह है कि मेरी तो ख्वाहिश ये होगी कि अगर हम बातचीत करें या जो भी आगे चीजें चलें, उसमें ये ना हो कि हमारा मंजर सिर्फ ये इरादा हो कि हमने को नून लीग को या पीपल्स पार्टी को छुरा घोंपना है जिस तरह उन्होंने हमें घोंपा है। हाँ। अगर हमने पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो देखिए पाकिस्तान में सिस्टम की बेहतरी की जरूरत है, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को और पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा बैठना चाहिए और पाकिस्तान के अगला जो लाएअमल है उसको देखने की जरूरत है। चाहे उसमें 15 साल की पॉलिसी बनाए, 20 साल की, लेकिन हमें आइन की तरफ वापस आने की जरूरत है। एक पार्टी को साथ मिला लो, दूसरी पार्टी जो है उसको फारिग कर दो, फिर दूसरी के साथ मिल जाओ, पहली को फारिग कर दो। देखिए इससे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सियासी अदम इस्तेहकाम है, और इसको खत्म करने के लिए जरूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज का और एस्टैब्लिशमेंट का एक डायलॉग इसमें बहुत अहम है। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट का तो मूड वाज़े नज़र आ रहा है। इमरान खान साहब ने 3 खुले खतूत भी लिखे, फिर चंद रोज पहले जो आर्मी चीफ साहब ने एक गैर रस्मी सी गुफ्तगू की जिसमें कहा कि पहली बात मुझे ख़त मिला भी तो पढ़ूंगा नहीं, पढ़े बगैर वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा, जिससे एक उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की कि मेरा कोई सियासत से या इमरान खान से या पार्टी से मेरा क्या लेना देना, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, जो भी मामलात हैं उधर ही होने चाहिए। चलिए ये टेक्निकली ये बात अच्छी थी, लेकिन इशू ये है कि आप देखिए ना कि जब मुज़ाकरात शुरू होते हैं और हुकूमत पूरा जोर लगाती है कि मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग करा दी जाए पीटीआई से, तो हुकूमत नहीं करा पाती। इसी तरह से वो जब भी कोई बात होती है, आपकी प्रोग्रामों में आपके सामने है और आपसे जब प्राइवेट भी मिलते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास तो स्पेस ही नहीं है। तो इसलिए एस्टैब्लिशमेंट को फिर चाहिए ना कि अगर वो समझते हैं कि खत शहबाज शरीफ साहब पढ़े और उनका प्रेरोगेटिव है तो फिर उनको फैसले भी तो करने देना, फिर उनको फिर स्पेस दे दे। तो इसलिए देखिए सीरियस बात ये है, ये तो ऐसी बात है ना, और देखिए हर बात के ऊपर ये कहते हैं कि ये गुस्सा बड़ा है जी, तो गुस्से से तो नहीं 25 करोड़ का मुल्क चलता। आपको इतना बड़ा जो मुल्क है उसको चलाने के लिए हिकमत चाहिए, दानिशमंदी चाहिए, और दानिशमंदी का तकाजा ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में इमरान खान के सियासी किरदार और अहमियत को तस्लीम किया जाए, और उसको तस्लीम करके हम हुकूमती जमातें और अपोजिशन जमातें एक डायलॉग का आगाज करें एस्टैब्लिशमेंट के साथ। तो हुकूमत तो एक और ऑफर कर रही है कि इमरान खान अगर संजीदा है तो वज़ीर आज़म को ख़त लिखें, क्योंकि सियासी मामलात का मरकज़ी डाकखाना तो वज़ीर आज़म का दफ्तर होता है। वो आप लोग तो ये चाहते हैं, पीटीआई चाहती है कि उन्हें एक बैसाखी मिल जाए और उस बैसाखी से आप लोग इक़्तिदार में आ जाएं, सियासी मामलात जो हैं वो आप वज़ीर आज़म की तरफ देखें, संजीदा तो उधर ख़त लिख दें। तो यही हुआ था जब आपने पिछली दफ़ा ये बातें कही थी कि देखिए जी, आप जो मसाइल हैं, बातें हैं, वो तो आप सियासतदानों से नहीं डिस्कस कर रहे और आप कह रहे हैं हम एस्टैब्लिशमेंट से डिस्कस करेंगे। तो जब आप बैठे सियासतदानों के साथ तो आपके सामने ही है कि वो तो एक मीटिंग भी नहीं करवा सके अडयाला जेल में, मुज़ाकराती कमेटी की और पीटीआई की। तो आप मुझे बताइए ना कि जब अथॉरिटी का ये आलम होगा तो फिर शहबाज शरीफ साहब को खत लिख भी देंगे तो क्या होगा। ये तो गैर संजीदा बातें हैं ना, ये तो ऐसे मामला टालने वाली बात है। एक जो निज़ाम है इस वक्त, शहबाज शरीफ सिर्फ एक अलामती वज़ीर आज़म है, लिहाजा बेहतर यही होगा कि हम इस हकीकत को तस्लीम करें, और जो शहबाज शरीफ साहब की भी हुकूमत है और अपोजिशन में पीटीआई है, इन सबको मिल के एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक कम्प्रिहेंसिव डायलॉग्स में जाएं ताकि पाकिस्तान को हम एक वापस ट्रैक के ऊपर ला सकें। अच्छा फवाद, आईएमएफ के वफ्द का डेलीगेशन का चीफ जस्टिस से मिलना, सदर सुप्रीम कोर्ट बार से मिलना, अपने सिस्टम में इस हद तक उनको अलाउ करना कि वो चीफ जस्टिस से या वकला बिरादरी से सवाल करें हमारे अदालती सिस्टम के हवाले से, ये कमज़ोरी नहीं है क्या? कमजोरी नहीं है तो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन देखिए ना, हम अपनी सोवरेनिटी तो खो चुके हैं। जब आपका मुल्क जो है, आज आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन ये है कि अगर सऊदी अरेबिया और यूएई
अपने पैसे वापस ले लें तो हम प्रैक्टिकली डिफॉल्ट कर गए। और अगर IMF का प्रोग्राम जो है वो थोड़ा सा लिंगर ऑन ही हो जाए, हमें उनकी किस्त जो है वो डिले ही हो जाए, तो हमारे यहाँ एक जो है वो क़यामत सुगरा हो जाती है। तो इसलिए देखें ना, आप अपनी सॉवरेनिटी तो पहले ही दान रख चुके हैं, तो जब आप सॉवरेनिटी दान रख चुके हैं तो फिर इसके ऊपर सेंसिटिव होने की क्या जरूरत है। जब आप 43 जजेस लगाएंगे 3 महीने में और उसके ऊपर तकरीबन 4-5 अरब रुपया साल का आपका खर्चा बढ़ जाएगा, तो जो पैसे दे रहे हैं वो पूछेगा तो सही क्या हो रहा है। और फिर जो गवर्नेंस सिस्टम है उसका आप खुद मुआहदा साइन करके आए हैं, जिसके ऊपर औरंगजेब साहब ने साइन किए हुए नीचे कि जनाब जो भी गवर्नेंस सिस्टम में प्रॉब्लम्स होंगे IMF को हक होगा कि वो उसमें अपने डायरेक्शंस दे सके और उसको गाइडेंस दे सके। तो अब इसके ऊपर आप क्या कह सकते हैं? आपकी बात समझिए कि असूली तौर के ऊपर तो आप बात ठीक कर रही हैं, लेकिन अब क्या किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब मेरे साथ है। फवाद, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि आज मुल्क का नौजवान मायूस है, तो इसमें बानी PTI का किरदार है। मेरा सवाल ये है कि मुल्क में मायूसी की असल वजह इमरान खान है या मौजूदा हुक्मरान? PDM हुकूमत आने से लेकर अब तक लाखों नौजवान मुल्क छोड़कर जा चुके हैं, हज़ारों अब भी समंदरों में डूब रहे हैं। तो क्या मायूसी की वजह इमरान खान है? 26वीं आईनी तरमीम के बाद निज़ाम अदल पर जो सवाल उठ रहे हैं वो अपनी मिसाल आप हैं, तो क्या मायूसी की वजह इमरान खान है? 8 फरवरी को मुल्की तारीख के मतनाज़ तरीन इलेक्शन होते हैं। फॉर्म 45-47 के फ़र्क की आवाज़ें उठीं जो आज तक उठ रही हैं, जो आज रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। तो क्या मायूसी की वजह इमरान खान है? रियासती बंदोबस्त को पक्का करने के लिए कभी कानून तो कभी आइन को बदला गया, मगर फिर भी रियासती निज़ाम हिचकोले खा रहा है। तो क्या मायूसी की वजह इमरान खान है? जो पीका एक्ट कल तक पीपल्स पार्टी के लिए और नून लीग के लिए काला कानून और जमहूरियत पर हमला था, आज इस मतनाज़े तरीन बिल को वोट देकर कानून बनवा लिया जाता है, जिस पर सहाफ़ती तंजीमें और सिविल सोसाइटी सड़कों पर है। तो क्या इसकी वजह भी इमरान खान है? पीपल्स पार्टी इक़्तिदार के ईवानों में भी बैठी है, मगर साथ अपोजिशन भी करती नज़र आती है, यानी दोगली सियासत खुद करते हैं और कहते हैं कि मायूसी की वजह इमरान खान है। पिछले 1 साल से मुल्क में एक्स यानी ट्विटर बंद है, इंटरनेट रिंग कर चल रहा है, IT इंडस्ट्री करोड़ों डॉलर से महरूम है। तो ऐसे में तो बिलावल भुट्टो 100 बार तनकीद कर चुके हैं इस हुकूमत पर। तो क्या इस मायूसी की वजह भी इमरान खान है? बिलावल साहब 55 साल हो गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाते हुए। कई बार इन्हें इक़्तिदार भी मिला, लेकिन ये वादा तो पूरा नहीं हुआ। तो क्या आज की तर्ज सियासत में मायूसी की वजह इमरान खान है? 2006 में मिसाक़े जमहूरियत करने के बावजूद, जैसे नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पहले 2022 में और फिर 2024 में हुकूमतें बनाई, क्या इसे नज़रियात की सियासत कहा जा सकता है? तो क्या फिर भी मायूसी की वजह इमरान खान है? बिलावल साहब तो ये भी चाहते हैं कि इमरान खान की सियासत से पाकिस्तान को पाक होना चाहिए। तो जो आज सियासत में नापाकी है, तो क्या इसकी वजह सिर्फ इमरान खान है? इसी पर मैं बात करूँगी। क्या वाकई मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझते हैं कि सियासत में माइनस इमरान खान अगर हो जाए तो सियासत बड़ी मिसाली हो जाए और बड़ा ज़बरदस्त मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहने लगे? मैं बात करूंगी, माजिद निज़ामी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब। माजिद साहब, क्या आप बिलावल भुट्टो की इस बात से सेटिस्फाइड हैं कि वाकई आज के जो हालात हैं वो उसमें जो मायूसी है उसकी वजह सिर्फ एक ही और वो है इमरान खान? जी बहुत शुक्रिया शाजिया साहिबा। मेरा ख्याल है कि इसे एक सियासी बयान के तौर पे देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसकी वजह यह है कि उनकी तकरीर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो फैक्ट्स के साथ मैच नहीं करते नज़र आ रहे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को जो तहरीक इंसाफ से इमरान खान से शिकवा है वो ये है कि 2 पार्टी सिस्टम ख़त्म हुआ तो तहरीक इंसाफ का ज़हूर हुआ, या तहरीक इंसाफ की वजह से 2 पार्टी सिस्टम पर एक ज़रब लगी। तो उसके जो मुतासरा फरीक हैं वो बिल्कुल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ही हैं। तो इसलिए बिलावल भुट्टो की जानिब से ये दावा करना मेरा ख्याल है इसलिए दुरुस्त नहीं है कि कहीं ना कहीं जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है वो इन दोनों जमातों की परफॉर्मेंस से
नाखुश थी। और हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया में जहां जहां पे भी तरक्की हुई है या जो भी तरक्की याफ्ता मुल्क है उनके अंदर जो भी रोल मॉडल है या इकोनॉमी का जो मॉडल डिस्कस किया जाता है उसमें एजुकेटेड मिडिल क्लास का बहुत बड़ा किरदार होता है। और जब एजुकेटेड मिडिल क्लास को उनके टैक्सेस को, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज को, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, इन सारे मामलात को बेहतर तरीके से हल नहीं किया जाएगा तो उनके अंदर बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। और उसी फ्रस्ट्रेशन का फायदा इमरान खान साहब ने उठाया, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग। लेकिन इमरान खान के दौर में भी कोई दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही थी। इमरान खान के दौर में भी कोई बहुत तरक्की नहीं हो रही थी। इमरान खान ने भी जो वादे किए आते ही 100 दिन के और नौकरियां देने के और घर बनाने के वादे उन्होंने भी पूरे नहीं किए। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि इमरान खान को सियासत से माइनस कर दिया जाए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इमरान खान उन तमाम तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके। हमारे सामने इंडिया में नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मिसाल मौजूद है कि जिन्होंने 2 इलेक्शंस में बीजेपी और कांग्रेस को शिकस्त से दो चार किया, 2/3 से भी ज्यादा अक्सरियत ले गए, 90% सीट्स जीत गए, लेकिन इस दफा वो इलेक्शन नहीं जीत सके। तो मेरा ख्याल है कि जब दावों में, वादों में और तवक्कुआत के अंदर एक इम्तिहान आता है, एक चैलेंज आता है, तो वहां पर फिर अवाम जरूर फैसला करते हैं। तो अगर मैं समझता हूँ कि तहरीक अदम एतमाद के फौरी बाद इलेक्शंस होते तो इमरान खान बिल्कुल उस वक्त मुश्किल में थे और उनका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आता। लेकिन पीटीएम की हिकमत अमली की वजह से वो चीजें ना हो सकी और इमरान खान एक दफा फिर मकबूलियत की तरफ जाने लगे। तो कहीं ना कहीं इसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो सियासी हिकमत अमली है उसकी भी कुछ खामियां मौजूद हैं जिनका फायदा उन्हें हुआ। और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इमरान खान का जो गवर्नेंस मॉडल है वो बिल्कुल काबिल रश या इवन मिसाल देने के लिए भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये सारा कुछ इसीलिए हुआ कि उस वक्त जब आवाम ने अपने राय का इजहार किया, तो उसके बाद जब उन्हें वो रिजल्ट्स नहीं मिले तो फिर ये सारा मामला तब्दील हो गया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों ये चाहते हैं कि वो इन सारे मामलात को बेहतर कर सके तो उन्हें अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर कुछ ना कुछ तब्दीली करना होगी। और वो तब्दीली इंटरेक्शन क्या अर्ली इलेक्शंस में जाने से हालात में बेहतरी आ सकती है? ये जो एक पॉलिटिकल एक पोलराइज्ड हो चुका है पूरा मुल्क, कोई इदारा नहीं बचा, तो क्या ये हालात बेहतर हो सकते हैं अगर आप साफ शफाफ अर्ली इलेक्शन की तरफ बढ़ें और उसके लिए पहले फॉर्मूलाज तय करें, पहले आप TORs बनाएं कि कैसे इलेक्शंस करवाने हैं, किन बुनियादों पर होने चाहिए, किसी की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, तो ये सब कुछ ठीक हो सकता है। जी बिल्कुल, ये सारी बातें असूलन तो दुरुस्त है, टेक्स्ट बुक टॉक्स में इनको बिल्कुल दुरुस्त कहा जा सकता है और मैं इनका हामी हूँ। मसला ये है कि जो लोग इस वक्त सिस्टम में मौजूद हैं, जिन्होंने ये फैसले करने हैं, क्या वो इन फैसलों पर रजामंदी इख्तियार करते हैं या नहीं, मुझे इसका जवाब बिल्कुल नहीं मिलता है। और अगर मौलाना बहुत ज्यादा शोर मचाना शुरू कर दें, अपना वजन ऑपोजिशन के पलड़े में डाल दें, PTI के साथ मिल जाएं, उधर से शायद खाकान अब्बासी साहब उनकी पार्टी है, PTI है, मौलाना साहब हैं, तो क्या फिर भी ये हुकूमत जो है उनके लिए कोई चैलेंज नहीं होगा? जी बुनियादी तौर पर पंजाब मेन बैटल ग्राउंड होता है किसी भी सियासी तहरीक में, और हमने ये देखा है कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या ग्रैंड अपोजिशन अलायंस कोई बड़ी तहरीक मुतहर्रिक नहीं कर सका। उसकी वजूहात पर अलहदा से बात की जा सकती है, लेकिन नेट रिजल्ट ये है कि पंजाब के अंदर 8 फरवरी को आवाम ने तहरीक इंसाफ को वोट तो दिया, लेकिन एहतजाजी सियासत में पंजाब के अवाम इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ खड़े नजर नहीं आते। लेकिन एहतजाजी सियासत नाकाम कब हुई? 9 मई के बाद से नाकाम होना शुरू हुई। 25 मई का आपको वाकया याद होगा, जब लोगों को निकलने नहीं देंगे डंडे के जोर पे, जब लोगों के घर तोड़े जाएंगे, जब लोगों को अगवा किया जाएगा, तो एहतजाजी सियासत तो अपनी मौत आप मर जाएगी ना। जी बिल्कुल, और इसीलिए तहरीक इंसाफ अगर एहतजाजी सियासत का रास्ता नहीं अपनाती तो जो मैंडेट उन्हें मिला है उसकी बुनियाद पर उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर से अपनी नशिस्तों के जरिए से रास्ता निकालना था, वो उसमें भी नाकाम नजर आते हैं। उसकी वजह से जो उनके अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो भी बढ़ रहे हैं, कारकुन के अंदर मायूसी भी बढ़ रही है। लेकिन वो PTI मानने को तैयार ही नहीं है कि अंदरूनी इख्तलाफात किसी भी हुकूमत को दबाव में लाने के जो 2 तरीके हैं उनमें एक एहतजाजी सियासत है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी एहतजाजी सियासत में कामयाब नहीं होती तो फिर एक पार्लियामान का रास्ता है
कि जिसके जरिए आप अपनी पार्टी के लिए रास्ता निकालते हैं। तो फिलहाल दोनों चीजों में तहरीक इंसाफ कामयाब होती नजर नहीं आ रही और इसीलिए गवर्नमेंट भी कंफर्टेबल है। उन्हें नए इलेक्शंस की कोई परवाह नहीं है, उन्हें कोई रिफॉर्म्स की परवाह नहीं है, वो उस तरह से कोई बेहतर इक़दाम करने की पोजीशन में नजर नहीं आते कि जिससे कोई अवामी रद्द-ए-अमल को हैंडल किया जाए या सेटल किया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर एस्टेब्लिशमेंट इस मूड में नहीं है कि पीटीआई के साथ कोई बात करें या उन्हें कोई स्पेस मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, उसकी वजह यह कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जो दबाव बनाया जाना चाहिए था, या तो मुज़ाकरात की सूरत में या एहतजाज की सूरत में, वो दोनों तरीकों से नहीं बन पाया। और जब तक अपोजिशन एक दबाव नहीं बनाती उस वक्त तक स्टेट की जानिब से, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उन्हें कोई अंडरस्टैंडिंग या उन्हें कोई वे आउट नहीं दिया जाता। तो इसलिए जरूरी यही है कि तहरीक इंसाफ जब एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के तहत कोई बड़ा सियासी दबाव बनाने में कामयाब होगी, तभी उनके मुतालबात माने जाएंगे। हमारे सामने नवंबर के धरने की मिसाल मौजूद है कि जब उनका काफिला इस्लामाबाद की तरफ आ रहा था तो वो एक हाई टाइम था कि जिसके ऊपर मुज़ाकरात हो रहे थे और चीजों की बातचीत की जो फाइनलाइजेशन है उसकी बात हो रही थी, लेकिन उसको जब अवेल नहीं किया गया तो वो जो अपॉर्चुनिटी है वो भी हाथ से निकल गई। और उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह ऑपरेशन हुआ और तहरीक इंसाफ बैक चली गई। तो इसलिए मुज़ाकरात के जरिए या एहतजाज के जरिए जब रास्ता निकालना हो, उसके लिए अपोजिशन में एक बेहतर स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब, सीनियर सहाफ़ीकार मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। 20 साल के अरसे में लगभग 100 नाकाम मुज़ाकरात के बाद एक बार फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों के साथ सुलह सफाई के लिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से ज़िम्मेदारान जाना चाह रहे हैं। इस बार चूंकि अफगान तालिबान बीच बचाव कराने में सालसी कर रहे हैं, इसलिए उम्मीद है कि अमन मुज़ाकरात कामयाब होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के 2 जो वफ्द हैं डेलीगेशन अफगानिस्तान जाएंगे। दौरे की TORs टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस भी तैयार कर लिए गए हैं। पहला वफ्द मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल बनाएगा और सिफारती उमूर को निपटाएगा, जबकि दूसरा वफ्द कई स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल होगा। TORs के मुताबिक वफ्द भेजने का जो मकसद है वो क्रॉस बॉर्डर ट्राइबल डिप्लोमेसी मजबूत करने के अलावा इक्तसादी और माशरती जो ताल्लुकात हैं उनको फ़रोग देना है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ को राब्ते के लिए फोकल पर्सन नामजद किया गया है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुज़ाकरात के लिए वफाकी हुकूमत से राब्ते में रहेगी। ये फैसला वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत होने वाली APC में एक ऐसे वक्त में किया गया है जब भी अक़वाम मुत्तहिदा की एक ऐसी रिपोर्ट सामने आती है कि अफ़गान तालिबान की जो पुष्टपनाही है, इसकी वजह से दहशतगर्द तंजीम कलदम TTP के पाकिस्तान में हमले बढ़ गए हैं। रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि अफ़गान हुकूमत कलदम TTP को फाइनेंशियल, लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल सपोर्ट दे रही है। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान के करीब अफ़गानिस्तान के सरहदी इलाकों कुनड़, नंगरहार, खौस्त और पख्तिका में दहशतगर्दों के लिए नए ट्रेनिंग सेंटर्स भी कायम किए गए हैं। सिर्फ यही TTP के अलावा 24 दहशतगर्द तंजीमें भी अफगानिस्तान के 14 सूबों में खुलेआम अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। दूसरी तरफ तालिबान हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा की ऐसी किसी भी रिपोर्ट को मानने से इनकारी है, वो नहीं मान रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जो अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को ही तस्लीम नहीं कर रहे हैं, वो दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए हमारे साथ क्या ताउन करेंगे। पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गानिस्तान को ब्रदर मुल्क ही समझा है। सोवियत वॉर हो या फिर अमेरिका की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग, पाकिस्तान ने हमेशा बड़े भाई का रोल निभाते हुए अफ़गानियों को अपने मुल्क में पनाह दी। मगर पाकिस्तान को 40 साल की कुर्बानियों का क्या ये सिला मिल रहा है कि पाक अफ़गान बॉर्डर एरियाज़ में TTP की आमाजगाहों को पैसे दिए जा रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग्स करवाई जा रहे हैं, वहाँ ट्रेनिंग कैंप्स कायम किए जा रहे हैं ताकि वो वहाँ से पाकिस्तान में दाखिल हों और यहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करके वापस वहाँ पर जा सकें बॉर्डर क्रॉस करके। पहले तो अफ़गान तालिबान गैर जानिबदार नज़र आते थे, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की जो हालिया रिपोर्ट है उससे ये बिल्कुल अयां हो गया है, बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। नाजरीन, अफ़गान तालिबान ग्रुप जैसे हक्कानी नेटवर्क, गुलबदीन हिकमत यार, वो बड़े नेटवर्क थे जो पाकिस्तान के गुड तालिबान कहलाते थे।
हत्ता कि अमेरिका ने हमेशा डू मोर का मुतालबा करते हुए पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमेशा ये प्रेशर डाला कि वो हक्कानी नेटवर्क को ख़त्म करें, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी न सिर्फ हमेशा उनके लिए सॉफ्ट रही, बल्कि उनके इल्ज़ामात भी अपने सर पे पाकिस्तान ने हमेशा लिए। ऐसे में कहाँ है वो गुट तालिबान जो तहरीक तालिबान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की मदद कर सकते थे, या वो जो कहते थे कि वो अपनी सरजमीन किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन करें दिफाई तज्ज़िया कार इम्तियाज़ गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब आपका। सबसे पहले तो अक़वाम मुत्तहिदा की जो एक अलार्मिंग रिपोर्ट है, ये कितना बड़ा चैलेंज है इम्तियाज़ गुल साहब कि पाकिस्तान दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ज़ाहिर कार्रवाई भी एक अरसा दराज से करता आ रहा है, कई फ़ौजी ऑपरेशन भी हुए, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट एक ऐसे वक्त में सामने आना जब एक बार फिर से हम उनसे बात करने की कोशिश करें और यहाँ से डेलीगेशन जाना चाहता है अफ़गान तालिबान से बात करने के लिए, ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान के लिए कितनी चैलेंजिंग है सर? देखिए, सूरत हाल चैलेंजिंग तो बहरहाल पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से लेके बलूचिस्तान तक हमारी कोई 2650 किलोमीटर तवील सरहद है और कई हज़ार लोग रोज़ाना आते जाते हैं। उनमें यही टीटीपी जो प्रॉक्सी दहशतगर्द गिरोह हैं, इनके लोग भी आते जाते हैं। दिन की रोशनी में आते हैं, रात के अंधेरे में वो फिर दूसरा रूप इख्तियार कर लेते हैं और उसका नतीजा हम देख रहे हैं। गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल से मुसलसल कचोके लगा रहे हैं, बल्कि 2024 तो गुज़िश्ता 10 साल के दौरान सबसे ज़्यादा शहादतों वाला साल था। तो अक़वाम चीन, पाकिस्तान, ये तो गुज़िश्ता 1 साल से अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए और दूसरे फोरम के ज़रिए दुनिया को बताते रहे हैं कि TTP और तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी, जिसको जो कि ETIM भी कहते हैं, दाइश, ये तमाम गिरोह अफगानिस्तान में मौजूद हैं। बल्कि अब नई बात आई है अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में, जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो मॉनिटरिंग कमेटी ने रिपोर्ट दी है, उसमें यह कि जो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस, जिसको दाइश भी कहते हैं, उसने दरअसल जो शिमाली अफगानिस्तान है, जिसमें बदख्शान भी शामिल है, जिसमें फरा प्रोविंस भी शामिल है, बदखीस भी शामिल है, वहाँ पे इन्होंने अपने अड्डे बनाने शुरू कर दिए हैं, पनाहगाहें बनाई हैं। और उससे ये इलाके आपको मालूम है कि उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ मिलते हैं, और उसमें शक ये हो रहा है कि ये लोग वहाँ पे अड्डे बना के और दरअसल वस्ती एशियाई रियासतों और चीन को निशाना बनाने जा रहे हैं। तो ये एक ख़तरा पाकिस्तान को है, जो अफगानिस्तान के मशरकी सूबों से TTP के कैंपों के ज़रिए ये लोग आ रहे हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग पनाहगाहें भी हैं। दूसरा जो खतरा डेवलप हो गया है वो शिमाली अफगानिस्तान में। तो ये चैलेंज अब न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि खुद वस्ती एशियाई रियासतों के लिए, चीन के लिए और रूस के लिए भी हो गया है। और इसके लिए चूँकि हम कहते हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मतलब है कि मुख्तलिफ मुल्कों को इकट्ठा होकर इसका सदेबाब करना होगा। अकेले पाकिस्तान जो है वो इस मामले से अब नहीं निमट सकता, क्योंकि इस जंग की नौयत प्रॉक्सी है, यानी ये गिरोह हैं, आलाकार हैं किसी के सियासी मकासद के लिए। और हर तरफ आप देख लीजिए, ईरान को देख लें, पाकिस्तान को देख लें, ताशकंद उज़्बेकिस्तान को देख लें और चीन को, सब की तरफ इनके रुख, इनकी तोपों के रुख हैं। लिहाजा तो पाकिस्तान को किसको अपने साथ मिलाना है, किसके साथ बात करनी है कि वो अफ़गान तालिबान के साथ बात करें? क्या चाइना और पाकिस्तान इस मकसद के लिए एक हो जाएं? अफ़गान जिसको हमेशा हम ब्रादर मुल्क के तौर पर देख रहे थे, और वही अफ़गान तालिबान जो हमेशा पाकिस्तान को यकीन दहानियाँ करवाते थे कि हमारी सरजमीन किसी के मुल्क बेमुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, वो तो चैप्टर एक तरह से क्लोज ही हो गया जब वो खुद ही इन्वॉल्व हैं। तो क्या चाइना और पाकिस्तान को इकट्ठा होना है इस मकसद के लिए? देखिए, एक तो बात बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में बहन और ब्रदर, ये इस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। हर रियासत के अपने मफादात होते हैं, सियासी मफादात, इक़्तिसादी मफादात, उसके तहत वो दूसरी रियासतों के साथ ताल्लुकात उस्तवार करते हैं। मौजूदा सूरत हाल में बिलाशुबा पाकिस्तान को चीन के साथ मिला के अफ़गानिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों के साथ बात करनी होगी। ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो कि उनके तर्जुमान हैं, वो बार बार अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के जवाब में कह भी चुके हैं कि
अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की कोई पनाहगाहें नहीं हैं और हमने मौसर इक़दाम किए हैं। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट और TTP के जो मुसलसल बढ़ते हुए हमले हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उससे इजहार कुछ और होता है। लिहाजा ज़रूरी हो गया है कि पाकिस्तान बिल्कुल कोशिश करे और करनी चाहिए, क्योंकि हमारा कल्चर मिलता है, ज़बान मिलती है, उसके ज़रिए हो सकता है हम क्वाइटली, अलबत्ता ज़रूरी है कि अगर पाकिस्तान ने कुछ करना है तो कैमरों के सामने पब्लिकली हम अफगान तालिबान के हवाले से कोई बात ना करें, क्योंकि हमें सोचना, ये ज़हन में रखना चाहिए कि एक तो वो पश्तून ज़हनियत है और यानी माइंडसेट कल्चरल चीज़ भी है कि वो कदामत पसंद मुआशरा है, वहाँ पे लोगों की ईगो, अना जो है बहुत बड़ी होती है। लिहाजा उस अना को अगर आप मजरूह करते रहेंगे पब्लिक में, उनके खिलाफ इल्ज़ामात लगा के, बयानात दे के, फिर हम कहीं नहीं जाएंगे। वो बार बार हम अफगान तालिबान के रहनुमाओं ने कई मरतबा खुद मुझे भी कहा कि जो भी आपकी शिकायत है वो आके हमें बंद कमरे में बताएं, फिर हम उसका कोई तलाश करेंगे। पब्लिकली जब आप हमारी बेइज्जती करेंगे तो फिर उसका जवाब भी बेइज्जती होगा, फिर हमसे किसी अच्छे की उम्मीद ना रखें। ठीक है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब है इस सारे सिनेरियो में जो KP के हुकूमत का डेलीगेशन वहाँ पर भेजना, आप समझते हैं फिर ये अच्छा इकदाम है? जी बिल्कुल। देखिए, दुनिया की हर कॉन्फ्लिक्ट, हर तनाज़ा, हर जंग बातचीत के ज़रिए हल होता है। ये भी बड़ा अच्छा कदम है, यहाँ से 2-3 लोग चले जाएं, राह हमवार करें एक बड़े वफ्त के लिए, और उसमें TOR जिसको कहते हैं कि नहीं तेरी शराइत कार जो है डायलॉग के लिए, वो तय की जानी चाहिए। एक बात अलबत्ता वाज़ेह है कि इसमें पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी के साथ जाना होगा अफगान तालिबान के साथ बातचीत के लिए। और ये कि जो हम कहते हैं कि सिराजुद्दीन हक्कानी या हक्कानी नेटवर्क, उसके लोग पाकिस्तान के करीब हैं, दोस्त हैं, ये ज़हन में रखें कि सिराजुद्दीन हक्कानी, उनके और दोस्त और मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंद और उनके साथी इस वक्त अफगानिस्तान के हुक्मरान हैं। वो पाकिस्तान के दोस्त नहीं है बल्कि अफगानिस्तान के हुक्मरान हैं। हमें उनको इस नज़र से देख के उनके साथ बातचीत करनी होगी। वो नहीं चाहते कि कोई उनको ये कहे कि जी हक्कानी नेटवर्क जो है पाकिस्तान का दोस्त है, जबकि मुल्ला हिबतुल्लाह के जितने भी जानिसार हैं, वफादार हैं, वो उनका कोई और रुतबा है। हमें सबको मान समझ के अफगान पार्टी के साथ हमने बातचीत करनी है, हक्कानी नेटवर्क के साथ बात नहीं करनी है। ये खुद भी उन्हें पसंद नहीं है, क्योंकि फिर लोग उन्हें ये इल्ज़ाम देते हैं कि ये तो पाकिस्तान के एजेंट हैं, काबिल एतबार नहीं है। लिहाजा बड़ी सोच समझ के फूंक के ये कदम उठाना होगा। लेकिन हमें ये भी तो देखना है ना, जिस तरह भी आपने भी कहा कि 2024 में बहुत शहादतें हुई, बहुत दहशतगर्दी के हमले हुए सरहद पार से, तो क्या हमें ये समझने पे हम मजबूर नहीं हैं कि TTP अफगान तालिबान के कंट्रोल में नहीं है और अफगान तालिबान को पता है कि सरहद पार हमले हो रहे हैं और TTP कर रही है, और बावजूद इसके कि उन्होंने पाकिस्तान को यकीन दहानी करवाई, कई बार करवाई, कि वो अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो ये समझा जाए कि TTP उनके कंट्रोल में नहीं है? देखिए, उस हुकूमत की, उस माशरे की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो एक कबायली माशरा है, उसके साथ साथ फिर सब मुसलमान हैं और बड़े एक लिहाज से सादे लोग भी हैं कि जो वो बात कहते हैं उस पर वो अमल भी करते हैं। उसमें वो किसी को ये नहीं देखना चाहते कोई उनको दगा दे दे, उनसे कोई गलत बात करे। तो दूसरी बात यह है कि हमें ये ज़हन में रखना होगा कि वो जैसे भी हैं एक अलग मुल्क है, आज़ाद मुल्क है, हमें उनको एक बराबरी की सतह पे उनके साथ बातचीत करनी होगी। भले वो आप समझें कि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद आप हमसाये को के साथ डिस्कनेक्ट नहीं रह सकते हैं। साथ साथ सरहदें जुड़ी हुई हैं और उसमें ये जो, और पाकिस्तान बिलाशुबा बड़ा मुल्क है, ज़्यादा स्टेबल मुल्क है। और दूसरी बात जो अहम मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि इस मसले के हल के 2 पहलू हैं। एक पहलू है सरहद के उस पार, उसके लिए हमें लाजमी चीन को भी मिला के, ईरान को मिला के बातचीत करनी चाहिए। इम्तियाज़ साहब, हमें ये भी मतलब कि जहन में रखना चाहिए कि अफ़गानिस्तान में रॉ बहुत इन्फ्लुएंशियल है, असर रसूख रखती है, वहाँ पर रॉ की बड़ी पुष्टपनाही है दहशतगर्दों को। पिछले दिनों जो ट्रंप और मोदी की मुलाकात, एक मुश्तरका एलामिया, पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की बुछाड़, अमेरिका का भारत को जदीद असलहे देना, उनके साथ मुआहदे करना,
ये आपको नहीं लगता है कि एक और खिचड़ी पक रही है इस रीजन में? एक बहुत बड़ी सपोर्ट है अमेरिका की भारत को मजबूत करने के लिए। देखिए, भारत खुद बहुत मजबूत है, अमेरिका की सपोर्ट उसको नहीं चाहिए। आपने देखा होगा कि जब मोदी व्हाइट हाउस में मुआहदों पे दस्तखत करने के लिए पहुंचे तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद उनकी कुर्सी पीछे खींच के उनके बैठने की राह हमवार की, और जब उन्होंने दस्तखत कर लिए तो उसके बाद वो खुद डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी के पीछे खड़े रहे, और जब मोदी खड़े हुए तो उन्होंने कुर्सी पीछे की ताकि वो सहूलत के साथ नरेंद्र मोदी वहां से निकल जाएं। ये है भारत की इक्तिसादी कुव्वत। इस इक्तिसादी कुव्वत को अमरीकी सहारे की जरूरत नहीं है। हमें ये भूल जाना चाहिए कि हमें हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। भारत बिलाशुबा एक दुश्मन मुल्क के तौर पे पाकिस्तान को जितने भी जद पहुंचा सकेगा पहुंचाएगा। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के अंदर इतनी, हमारे रियासतों अदारों के अंदर इतनी यकसुई है? क्या हम इक्तिसादी तौर पे इतने मजबूत हैं कि किसी से अपनी बात पा सकें? हम तो हर वक्त कशकोल लिए खड़े हैं, और जिस अंदाज में पुरानी हो रही है वो ऐसे लगता है कि बड़ा खुशहाल मुल्क है ये, और इसको तो कोई इक्तिसादी मसाइल ही नहीं है। जबकि अभी ये हाल हो गया कि IMF का वफ्द हमारी सुप्रीम कोर्ट में भी जा घुसा, चीफ जस्टिस से मिलना, हमारे लिए अदालती निजाम पर उनका इन्फ्लुएंस नजर आना शुरू हो रहा है हमें। जी, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान को हमने किस हालत पे पहुंचा दिया है। इसमें इंडिया का, भारत का कोई लेना, उसका अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। खुद हमारे अपने करतूत हैं जिसकी वजह से आज इस हाल पे पहुंच गए कि IMF वाले सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंचे, क्योंकि पाकिस्तान के इदारों पे अब एतमाद जो है वो उठ चुका है। उस एतमाद को बहाल करने के लिए हमें सियासी इस्तेहकाम बड़ा ज़रूरी है। अवाम और रियासती इदारों के दरमियान एतमाद की बहाली बहुत ज़रूरी है, और रूल ऑफ लॉ पे अमल दरामद बहुत ज़रूरी है। ट्रू, वेरी ट्रू। बहुत बहुत शुक्रिया दिफाई तज्ज़िया कार इम्तियाज़ गुल साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।